अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। जैसे कि पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि लीगल सिस्टम के दो सोर्सेज हैं। एक हैं लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम और दूसरे हैं नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। तो लीगल सोर्सेज में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड कन्विक्शंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। तो उसको अब हम अपना मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन। द लीगल सिस्टम constitutes the framework through which a state organizes, interprets and enforces law in the society. It comprises a coherent body of law, legal principles, institutions, procedures established to regulate human conduct and maintain social order. इसमें सबसे पहले ये जैसे कि इसकी सब हेडिंग से जाहिर है कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम क्या होते हैं। तो इसमें बताया गया है द लीगल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स थ्रू विच अ स्टेट ऑर्गेनाइजेज, इंटरप्रेट्स एंड इन्फोर्सेस लॉ इन द सोसाइटी। कि लीगल सिस्टम उन बुनियादी फ्रेमवर्क्स या उन बुनियादी ढांचों को कहते हैं जिनसे एक स्टेट लॉ को इन्फोर्स करवाती है, लॉ के अंदर मुदाखलत करती है या लॉ को मुनज़्ज़म करती है। इट कंप्राइजेज अ कोहेरेंट बॉडी ऑफ लॉज, लीगल प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश टू रेगुलेट ह्यूमन कॉन्डक्ट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। कि ये एक लॉज के मजमूए पे, लॉज की बॉडी पे लीगल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। के सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए ये कानून की, लीगल प्रिंसिपल्स की और इंस्टीट्यूशंस की एक मुकम्मल बॉडी होती है। इसका मकसद क्या होता है कि ये टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट, कि ये ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करे एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये एक मुकम्मल बॉडी होती है लीगल प्रिंसिपल्स की, इंस्टीट्यूशंस की और इस प्रोसीजर की, जो जिनके एस्टेब्लिशमेंट का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो ह्यूमन कंडक्ट को मेंटेन कर सकें और टू रेगुलेट के ह्यूमन कॉन्टैक्ट को रेगुलेट कर सकें और सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। द लीगल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। किसी भी कौम का जो लीगल सिस्टम होता है वो इसके सोशल वैल्यूज़, उसकी जो अखलाकियाती जो उसकी जो अखलाकी वैल्यूज़ होती हैं, उसकी जो रिवायात होती हैं एंड द नीड ऑफ सोसाइटी, और जो माशरे की ज़रूरत होती है लीगल सिस्टम उसको एक्सप्लेन करता है। अब हम आते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम। लिटरल मीनिंग मतलब लीगल सिस्टम का लफ्जी मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, लीगल सिस्टम मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल इन अ कंट्री हु वर्क इन द एरिया ऑफ लॉ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक लीगल सिस्टम का मतलब है कि वो तंजीम और लोग जो किसी मुल्क में, हु वर्क इन द एरिया ऑफ लॉ, जो किसी मुल्क में कवानीन के दायरे के अंदर जो काम करते हैं, वो तंजीम या लोग किसी भी मुल्क में जो कानून के दायरे में काम करते हैं उस सारे को जो है ना हम लीगल सिस्टम कहते हैं। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का लिटरल मीनिंग है। इसकी जगह पे आप ऑक्सफोर्ड या जो भी आप चाहें उसका आप लिख सकते हैं। तो कैम्ब्रिज ने हमें यही बताया है कि किसी भी मुल्क में कोई तंजीम हो या लोग
किसी भी मुल्क की कोई तंजीम या उसके वो लोग जो कानून के दायरे में काम करते हैं वो सारे लीगल सिस्टम को फ्रेम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अभी जो हम मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं ये आप लीगल सोर्सेज के लिए भी लिख सकते हैं और नॉन लीगल सोर्सेज के लिए भी लिख सकते हैं। ये बेसिक दोनों का इंट्रो है वो मैंने इधर दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल सिस्टम के किसी भी माशरे में लीगल सिस्टम की क्या अहमियत होती है। लीगल सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, जस्टिस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। कि कोई भी जो लीगल सिस्टम होता है वो माशरे में ऑर्डर, जस्टिस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो लाजिम होता है। क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माशरे में कानून चलेगा। अभी भी हम देखते हैं कि जो फेलियर स्टेट्स हैं जिनमें लॉ को वैल्यू नहीं की जाती उधर करप्शन मेजर है, उधर ये गैंग वर्क बना हुआ है। तो इसलिए लॉ किसी भी माशरे में जस्टिस, स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन किए रखता है। इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम वाइल रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इन्फोर्सेबल रूल्स। ये आज़ादी और बुनियादी हकूक़ को का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जबकि रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इन्फोर्सेबल रूल्स के ये इन ह्यूमन बिहेवियर को जो इन्फोर्सेबल रूल्स होते हैं, मतलब इधर एक ये बात है कि कोई भी कानून, कोई भी वो जो सिस्टम होता है वो ऐसे कानून नहीं बना सकता जो इन्फोर्सेबल ना हो। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लॉ का जो क्राइटेरिया है उसमें वो रूल्स नहीं आते जिनको पीपल एक्सेप्ट ना कर सकें। और लॉ का अगर हम बेसिक मकसद भी देखें तो वो यही होता है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून बनाए जाते हैं या आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनल किए जाते हैं उनको लॉ कहते हैं। अब इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स वाइल रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इन्फोर्सेबल रूल्स। कि ये तहफ़्फ़ुज़ कि ये आज़ादी और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और ह्यूमन बिहेवियर को इन्फोर्सेबल रूल्स के मुताबिक रन करता है। उसके बाद है बाई रिजॉल्विंग डिस्प्यूट पीसफुली इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट्स सोशल हार्मोनी। कि कोई भी जो लॉ होता है किसी भी सोसाइटी में वो डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो तनाज़ुआत होते हैं, उनको पीसफुली सॉल्व करता है और उस जो सोसाइटी होती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है और सोशल हार्मोनी को प्रमोट करता है। यानी अगर कोई भी झगड़ा आ गया जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ है तो उसमें कोई भी जो डिस्प्यूट होता है उसको पीसफुली सॉल्व कर लिया जाता है। फिर वो जो सल्यूशन होता है वो दोनों पार्टीज उसको एक्सेप्ट करती हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट करता है और सोशल हार्मोनी को प्रमोट करता है। उसके बाद है इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। कि ये अकाउंटेबिलिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ इसको यकीनी बनाता है, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पे पब्लिक का ट्रस्ट को इंक्रीज़ करता है। और आगे हमारे आ रहे हैं सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। तो इससे पहले जो हमने बोथ का कंबाइन पढ़ा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में कि इसमें इंट्रोडक्शन में 3 बातें हैं कि लीगल सिस्टम का पहले बेसिक मतलब है कि ये उन फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स को पे कॉन्स्टिट्यूट करता है जो किसी भी रियासत के अंदर लॉ को ऑर्गेनाइज करते हैं, लॉ के अंदर इंटरप्रेट करते हैं और लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं। और उसके बाद है ये एक लीगल प्रिंसिपल्स और
इंस्टीट्यूशंस की एक बॉडी पे कंपोज करता है एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर के जो भी लीगल सिस्टम होता है ये कवानीन, लीगल प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर्स पे मुश्तमिल होता है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। यानी लीगल सिस्टम लॉज, लीगल प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस और उन प्रोसीजर्स पे कंप्रोमाइज़ करता है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और तीसरा, जो कोई भी लीगल सिस्टम होता है वो सोशल वैल्यूज़, ट्रेडिशन और नीड्स ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था लिटरल मीनिंग। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक लीगल सिस्टम क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इन अ कंट्री हु वर्क इन द एरिया ऑफ लॉ, के किसी भी मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और लोग जो कानून के दायरे में काम करते हैं वो सारा लीगल सिस्टम कहलाते हैं। इम्पोर्टेंस पढ़ी थी जिसमें वो कहते हैं कि लीगल सिस्टम इज़ एसेंशियल, कि लीगल सिस्टम किसी भी जो मुआशरा होता है उसमें ऑर्डर, जस्टिस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लाजिम होता है। ये आज़ादी और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और ह्यूमन बिहेवियर को इनफोर्सेबल रूल्स के तहत चलाता है। और ये जो है ना डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और सोशल हार्मोनी को प्रमोट करता है। और फिर है इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट। हाँ, ये अकाउंटेबिलिटी और इक्वलिटी लॉ के सामने हर किसी को इक्वल करता है और जो है ना इससे पब्लिक का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। अब अपने आगे टॉपिक पे सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। पहले हैं लीगल सोर्सेज, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड कन्विक्शंस एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स। उसके बाद है नॉन लीगल सोर्सेज, उनमें आ जाते हैं कस्टम, रिलीजन, ज्यूरिस्टिकल राइटिंग, मोरल प्रिंसिपल्स एंड पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, हम जो मेजर डिस्कस करते हैं इनमें वो कस्टम्स हैं, रिलीजन्स है और ज्यूरिस्टिकल राइटिंग है। उसके बाद जो है ना हम बेसिक नॉन लीगल सोर्सेज का इंट्रो देखेंगे कि नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ द लीगल सिस्टम are referred to those social, moral and customary factors from which law develops even though they are not enacted by formal legal authorities। कि नॉन लीगल सिस्टम जो होता है वो उन सोशल, मोरल या कस्टमरी फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है जिनसे फ्रॉम विच लॉ डेवलप्स, जिनसे लॉ डेवलप होता है, अगरचे वो किसी फॉर्मल अथॉरिटीज़ के थ्रू इनेक्ट नहीं होता। यानी जो भी नॉन लीगल सोर्सेज होते हैं वो उन सोशल, मोरल या कस्टमरी फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिनसे लॉ डेवलप होता है, मगर वो फॉर्मल अथॉरिटीज़ से इनेक्ट नहीं होता। दे रिफ्लेक्ट traditions, values and practices of society that gradually influence legal rules। के लीगल सिस्टम जो नॉन लीगल सोर्सेज होते हैं वो ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस किसी भी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं दैट ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस लीगल रूल्स, जो लीगल रूल्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें जो है ना हमने नॉन लीगल का जो इंट्रोडक्शन है, इधर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी थी वो मुझसे रह गई है। तो जो नॉन लीगल सोर्स होता है ये उन सोशल, मोरल या कस्टमरी फैक्टर्स पे कंप्रोमाइज़ करता है या उन पे मुश्तमिल होता है जो जिनसे लॉ बनता है, लेकिन वो लॉ या वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो फैक्टर्स होते हैं वो फॉर्मल अथॉरिटीज़ से इनेक्ट नहीं होते। दे रिफ्लेक्ट, ये ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस ऑफ अ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है जो
ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके लीगल रूल्स पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नॉन लीगल सोर्सेज आर सोशल प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ दैट एग्जिस्ट बिफोर लॉ एंड शेप लीगल सिस्टम। के जो नॉन लीगल सोर्सेज होते हैं वो सोशल प्रैक्टिसेस या आइडियाज़ होते हैं जो लॉ से भी पहले मुश्तमिल होते हैं और लॉ को शेप करते हैं, लेकिन वो फॉर्मल अथॉरिटीज़ से इनएक्ट नहीं होते। अब जो है ना, हमने मेन डिस्कस करना है, इधर एक और हेडिंग मिस हो गई है, कस्टम्स की, तो वो मैं दे देता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिटरल मीनिंग ऑफ कस्टम्स, के कस्टम्स के लिटरल मीनिंग और इसके लफ्जी मतलब क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कस्टम मीन्स एन accepted way of behaving or doing things in a society or community, a habitual practice or a tradition. An accepted way of behaving or doing things in a society, के किसी भी सोसाइटी में कोई काम करने का या बिहेव करने का एक्सेप्टेड वे, जिसको पीपल एक्सेप्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी में या कम्युनिटी में, या फिर इसको हम कॉमन में एक हैबिचुअल प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, और आर ट्रेडिशन, ये कस्टम होता है। कस्टम का मतलब क्या है? एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन अ सोसाइटी और कम्युनिटी, एक ये मतलब है। उसके बाद है अ हैबिचुअल प्रैक्टिस, ये भी एक मतलब है, और अ ट्रेडिशन। इधर कस्टम्स के हमें 3 सिनोनिम्स बताए। अच्छा, जो भी हैं, तो कस्टम्स का क्या मतलब होता है? एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन अ सोसाइटी और कम्युनिटी, अ हैबिचुअल प्रैक्टिस और अ ट्रेडिशन। सॉरी। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल डेफिनेशन ऑफ कस्टम, कि व्हाट इज़ द कस्टम की एक लाइन में हम या फॉर याद रखने के लिए कस्टम की कौन सी डेफिनेशन है। कस्टम इज़ अ प्रैक्टिस विच बाई लॉन्ग यूजेज हैज़ ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। ना, बिल्कुल मुख्तसर, जामे और पुरसर, कि कस्टम एक प्रैक्टिस होती है जिसने लॉन्ग यूजेज के लिए, जिसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है, और उस प्रैक्टिस होने की वजह से उसने लॉ की फोर्स को ऑब्टेन कर लिया है, यानी उसको अब एक लॉ कंसीडर किया जाता है। अब हम नीचे कस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेजर कस्टम्स एप्लीकेबल इन द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से कस्टम वो एप्लीकेबल होते हैं। मैरिज रिचुअल्स, ये मैंने बहुत देखा है कि जो सोसाइटी होती है, किसी सोसाइटी में, खैर अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, लेकिन अगर हम 2 to 3 सेंचुरीज एगो पहले जाएं, तो उस वक्त सारा लॉ ही कस्टम्स पे था। मैरिज रिचुअल्स के, जिन इलाकों में कम उम्र बच्ची की या कम उम्र लड़कों की शादी करने का रिवाज था, कस्टम था, वो उन्हीं को फॉलो करते थे। जिस तरह 712 से बिफोर ऑल इंडिया में जो था, हिंदुस्तान में उस वक्त सती, वो जो श्वर मरने पर बीवी को भी जला देते थे, ये एक कस्टम था जिसको लॉन्ग प्रैक्टिस किया गया था, और इसको एक नोबल वे माना जाता था। तो इसी तरह और है इनहेरिटेंस प्रैक्टिसेस, ट्राइबियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हाँ, ये सारा होता ही कस्टम्स के तहत था। अब हम डिस्कस करेंगे कस्टम्स इन द व्यू ऑफ स्कॉलर्स, के जो स्कॉलर्स हैं वो कस्टम के मतलब क्या कहते हैं। सर हेनरी मेन ये कहते हैं, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट, कि किसी भी माशरे के लिए कस्टम वो इन्फोर्स रखता है या वो पावर रखता है, या कस्टम सोसाइटी के लिए वो होता है जो किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी रियासत के लिए लॉ होता है। ये इसका बुक रेफरेंस अगर आप एग्ज़ाम में देंगे तो ये बहुत बेस्ट है। ये जो अथर हैं ये खुद ही सर हेनरी मेन्स हैं, इनकी बुक है एंशिएंट लॉ
इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। पब्लिशर जो हैं वो जॉन मरे हैं। उसके बाद जो है फ्रेडरिक कार्ल वैन सेविनी, ये कहते हैं कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन कस्टम, कि जो भी लॉ होता है वो सोसाइटी की ग्रोथ के साथ इंक्रीज करता है, ग्रो करता है, लेकिन इसकी जो बेस होती है वो कस्टम्स पे ही होती है। ये जो बुक है वो इन्हीं की बुक है, सेविनी की, सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा नाम आता है वो आता है T.E. हॉलैंड, थॉमस एरिस्काइन हॉलैंड। कस्टम इज अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। ये बुक रेफरेंस इसका है वो है द एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस रिटन बाय थॉमस एरिस्काइन हॉलैंड। और पब्लिशर जो इसका है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और चैप्टर है सोर्सेज ऑफ लॉ। उसके बाद है जॉन सालमॉन्ट। Custom is rule of conduct which has obtained the force of law by long and continuous usage। कि कस्टम वो रूल होता है जिसने लॉ की फोर्स को obtain कर लिया होता है। उसकी वजह क्या होती है? बाय लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूस यूजेज, कि कोई भी काम है जो बार बार हो रहा है और कॉन्टीन्यूस हो रहा है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक कस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रेफरेंस है, बुक टाइटल है वो है सालमन ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस रिटन बाय जॉन सालमन, पब्लिशर स्वीट एंड मैक्सवेल, एंड चैप्टर है कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हेन अ कस्टम एक्वायर अ स्टेटस ऑफ लॉ, कि एक कस्टम स्टेटस लॉ का स्टेटस कब एक्वायर करता है? जब ये रीज़नेबल हो, प्रूव टू बी इमेमोरियल, और कस्टम का लॉ में कन्वर्ट होने के लिए ये लाजमी है कि वो इमेमोरियल हो, यानी जो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि वो लोगों को भूले नहीं, यूज़फुल एंड कन्वीनियंट ऑफ द टू द सोसाइटी, कि वो सोसाइटी की भलाई के लिए हो और यूज़फुल हो सोसाइटी के लिए। enjoyment ऑफ अ कस्टम मस्ट बी पीसफुल, कि जो भी कस्टम लॉ बन रहा है उसकी जो इन्फोर्समेंट होती है वो पीसफुल होनी चाहिए। अ कस्टम मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनाइट, कि कोई भी रिवाज होता है वो एक मुख्तसर होना चाहिए, जामे होना चाहिए, और डेफिनाइट और वाज़े होना चाहिए। अ कस्टम इज़ वैलिड इफ़ इट्स ऑब्जर्वेंस इज़ कंपल्सरी, कि कस्टम तब वैलिड होता है जब इसकी ऑब्जर्वेंस कंपल्सरी होती है, यानी जब हर कोई इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। अ कस्टम मस्ट बी जनरल और यूनिवर्सल, के कोई भी ऐसी चीज़ वो आप कस्टम में को लॉ में नहीं कन्वर्ट कर सके जो जनरल, जो यूनिवर्सल ना हो। A valid custom must not be opposed to the public policy और principles of morality। हाँ, जो वैलिड कस्टम है, जिस तरह को कस्टम्स में भी कुछ बैड कस्टम आ जाते हैं और कुछ गुड कस्टम आ जाते हैं, तो उसी तरह जो वैलिड कस्टम है, जो गुड कस्टम है, वो लॉ का स्टेटस, लॉ का रैंक गेन करते हैं, और उनके लिए ये मस्ट होता है कि वो पब्लिक पॉलिसी या प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी को अपोज ना करें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कस्टम को। सालमन जो था, जॉन सालमन, इसने कस्टम को दो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले है कस्टम्स विद सैंक्शंस, वो कस्टम जो लीगली बाइंड नहीं होते, जिनमें छूट होती है। उसके बाद इसका हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी कस्टम फॉलोड प्योरली ड्यू टू पब्लिक ओपिनियन और सोशल प्रेशर। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एज अ मैंडेटरी टू ईच वन, आई सोशल ट्रेडिशन, एथिक कस्टम्स, के ये जो कस्टम्स विद सैंक्शंस होते हैं, ये
लाजमी नहीं होते, हर किसी पर ये हर कोई बाउंड नहीं होता कि वो इन कस्टम्स को फॉलो करे, मगर ड्यू टू पब्लिक ओपिनियन और सोशल प्रेशर के माशरे का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से, या फिर पब्लिक ओपिनियन की वजह से इन कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एज मैंडेटरी, के स्टेट इनको लाजमी करार नहीं देती, जैसा कि सोशल ट्रेडिशन हो गई और एथिक कस्टम्स हो गए। उसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है कस्टम्स विद सैंक्शंस, जो लीगली बाइंड होते हैं। दीज आर द कस्टम्स, यानी वो कस्टम्स जिन्होंने लॉ का रैंक गेन कर, जिन्होंने लॉ की फोर्स गेन कर ली होती है। दीज आर द कस्टम्स रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। वंस रिकॉग्नाइज्ड दे एक्वायर द फोर्स ऑफ लॉ एंड बिकम बाइंडिंग। कि ये वो कस्टम होते हैं जो कोर्ट्स ऑफ लॉ जिनको रिकॉग्नाइज भी करवाती है और इनको इनेक्ट भी करवाती है। दे वंस ऑर्गेनाइज्ड दे एक्वायर फोर्स ऑफ लॉ एंड बिकम बाइंडिंग, कि जब एक मर्तबा जब जो ही उनको कोर्ट ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करवा देती है तो फिर वो लॉ की फोर्स को एक्वायर कर लेते हैं और बाइंडिंग हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो हैं ट्रेड एंड कमर्शियल कस्टम्स एंड कस्टम्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर पर्सनल लॉ। उसके बाद इसका जो सोर्स है, बुक रेफरेंस है, वो है सॉलमेंट ऑन जूरिस्प्रूडेंस रिटन बाय जॉन सालमंड। अब है हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ कस्टम, के कस्टम पे क्या तनकीद की जाती है। ऑब्जेक्शन ऑन कस्टम आर गिवन बिलो। Some customs became outdated. Some customs are discriminatory. They may resist social progress. कि कुछ जो कस्टम होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, जिस तरह अभी बहुत सारे कस्टम हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं। जिस तरह मेन के लिबास में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, और अभी हम वो पुराना कस्टम जो है ना उसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है। उसके बाद जो कस्टम्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, और जो कस्टम्स होते हैं जो आउटडेटेड होते हैं वो सोशल प्रोग्रेस को भी रेजिस्ट कर सकते हैं। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन कंक्लूजन, कस्टम इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल नॉन लीगल सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम, के कस्टम जो है ना वो ओल्डेस्ट और मोस्ट फंडामेंटल सोर्स है नॉन लीगल सिस्टम का, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड सोशल प्रैक्टिसेस, के जो वही सोशल प्रैक्टिसेस जो बार बार होती रही हैं उनसे ओरिजिनेट हुए हैं। थ्रू कॉन्टीन्यूस एंड रीजनेबल ऑब्जर्वेंस कस्टम ग्रेजुअली एक्वायर लीगल रिकॉग्निशन, के मुस्तकिल और रीजनेबल ऑब्जर्वेंस की वजह से कस्टम्स ग्रेजुअली एक्वायर लीगल रिकॉग्निशन के कस्टम लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड बाइंडिंग फोर्स। देयरफॉर कस्टम्स रिमेन एन indispensable foundation upon which formal law has developed। तो इस वजह से जो है ना कस्टम वो इंडिस्पेंसेबल फाउंडेशन है जिन पे फॉर्मल लॉ डेवलप हुआ है। अब हम जितना भी पढ़ा है इस सब को 2 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर तो थोड़ा लेंथी हो गया, चलो नो वरीज। हमने सबसे पहले पढ़ा था ये नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन, सॉरी ये लीगल सिस्टम का इंट्रोडक्शन है कि लीगल सिस्टम उन फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूट करता है जिनसे एक स्टेट ऑर्गेनाइज करती है, इंटरप्रेट करती है या लॉ को इन्फोर्स करवाती है। दूसरा, ये बॉडी ऑफ लॉज और ये बॉडी ऑफ लॉज, लीगल प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस और उन प्रोसीजर्स पे मुश्तमिल होता है जो ह्यूमन कॉन्डक्ट को रेगुलेट करते हैं और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और जो तीसरा वो पॉइंट है वो ये है कि लीगल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स कि जो भी लीगल सिस्टम होता है वो किसी भी सोसाइटी के सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशंस और उसके मोरल्स को रिप्रेजेंट करता है।
उसके बाद हमारे पास है लिटरल मीनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम। तो इसका जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक लीगल सिस्टम का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल इन अ कंट्री हु वर्क्स इन द एरिया ऑफ लॉ के किसी भी मुल्क में वो ऑर्गेनाइजेशन या लोग जो लॉ के दायरा कार के अंदर काम करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल सिस्टम के लीगल सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये था कि इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर जस्टिस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी के ये किसी भी सोसाइटी में ऑर्डर जस्टिस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स वाइल रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इन्फोर्सेबल रूल्स कि ये जो है ना फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि ह्यूमन ये फंडामेंटल राइट्स और आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है और ह्यूमन बिहेवियर को इन्फोर्सेबल रूल्स के ज़रिए चलाता है। उसके बाद है ये जो है ना डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है और सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है। और उसके बाद है कि ये अकाउंटेबिलिटी इक्वलिटी बिफोर लॉ को इंश्योर यकीनी बनाता है और लोगों का हुकूमत पे ट्रस्ट इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हमने पढ़े थे सोर्सेज ऑफ लॉ। इधर दो मेजर सोर्सेज हैं, लीगल सोर्सेज, नॉन लीगल सोर्सेज। अब नॉन लीगल सोर्सेज का इंट्रोडक्शन है कि ये वो सोशल मोरल या कस्टमरी फैक्टर्स होते हैं जिनसे लॉ डेवलप होता है, अगरचे ये फॉर्मल अथॉरिटीज़ के ज़रिए इनएक्ट नहीं करवाए जाते। और दूसरा ये जो है ना ट्रेडिशन वैल्यूज़ प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता लीगल रूल्स पे इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स नॉन लीगल सोर्सेज आर सोशल प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ दैट एग्जिस्ट बिफोर लॉ एंड शेप लीगल सोसाइटी के जो नॉन लीगल सोर्सेज होते हैं वो उन प्रैक्टिसेस या आइडियाज़ को कहते हैं जो लॉ से पहले एग्जिस्ट करते हैं और लीगल सिस्टम को शेप करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कस्टम्स, ये जो पहला सोर्स है, पहला नॉन लीगल सोर्स है लीगल सिस्टम का। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन अ सोसाइटी और कम्युनिटी के ये एक कम्युनिटी या सोसाइटी में कोई भी काम करने का एक एक्सेप्टेड वे होता है, हैबिचुअल प्रैक्टिस और अ ट्रेडिशन। ये एक हैबिचुअल प्रैक्टिस या एक ट्रेडिशन होती है। सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिस विच बाय लॉन्ग यूजेज हैज़ ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ कि ये वो प्रैक्टिस होती है जिसने ज़्यादा बार बार यूजेज से लॉ की फोर्स को ऑब्टेन कर लिया होता है। तो मेजर कस्टम्स जो हैं वो जो पहले अप्लाई होते थे वो है मैरिज रिचुअल्स, इनहेरिटेंस प्रैक्टिस एंड ट्राइबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके बाद जो है ना हमें इन द व्यू ऑफ स्कॉलर्स पहला सर हेनरी मेन ये कहते हैं कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट द लॉ इज टू स्टेट। बुक रेफरेंस एंशिएंट लॉ, इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी, पब्लिशर जॉन मरे। उसके बाद जो है फर्डेक कार्ल वैन सेवनी ये कहता है कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड अल्टीमेटली बेस्ड ऑन कस्टम के लॉ जो है ना सोसाइटी की ग्रोथ के साथ ग्रो करता है और कस्टम को बेस करता है। ये सिस्टम ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम रिटन बाय सेवनी FC वैन। और उसके बाद थॉमस रिक्सन हॉलैंड ये कहता है कस्टम इज अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। इसकी जो बुक है वो है एलिमेंट्स ऑफ The Elements of Jurisprudence written by Holland T. Thomas Erskine, publisher of Oxford University Press, chapter Sources of Law। उसके बाद जॉन सलमान ये क्या कहता है, custom is the rule of conduct which has obtained the force of law by long and continuous usage। इसका जो बुक रेफरेंस है वो है Solomon and Jurisprudence written by John Solomon, publisher Sweet and Maxwell, chapter Customs as a source of law। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि कस्टम कब लॉ का स्टेटस एक्वायर करता है। सबसे पहले ये रीजनेबल हो, प्रूव टू बी इमेमोरियल हो, यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू द सोसाइटी हो। इनेक्टमेंट ऑफ कस्टम मस्ट बी पीसफुल, अ कस्टम मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनाइट, अ कस्टम इज वैलिड इफ इट्स ऑब्जर्वेंस इज कंपल्सरी, अ कस्टम मस्ट बी जनरल और यूनिवर्सल, अ वैलिड कस्टम मस्ट नॉट अपोज्ड द पब्लिक पॉलिसी और प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी के ये रीजनेबल हो, इमेमोरेबल हो, यूजफुल और कन्वीनियंट टू द सोसाइटी हो। ये जो है ना उस कस्टम की इनेक्टमेंट पीसफुल होनी चाहिए
कि वो कस्टम सर्टेन और डेफिनाइट हो, वो कस्टम वैलिड हो, और जब उसकी ऑब्जर्वेंस कंपलसरी होती है तो तब वो कस्टम वैलिड होता है। कि वो कस्टम जनरल या यूनिवर्सल हो, और जो कस्टम होता है उसको पब्लिक पॉलिसी और प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ कस्टम जो हमें सालमन ने बताई थी। वो है कस्टम विद सैंक्शंस, ये लीगली बाइंड नहीं होते, ये ऑब्लिगेटरी नहीं होते, लेकिन फॉलो किए जाते हैं ड्यू टू पब्लिक ओपिनियन और सोशल प्रेशर। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एज मैंडेटरी सच एज सोशल ट्रेडिशंस एंड एटिक कस्टम्स। उसके बाद है कस्टम विद सैंक्शंस जो लीगली बाइंड होते हैं। दे आर द कस्टम रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इनको कोर्ट्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज करते हैं। वंस रिकॉग्नाइज दे एक्वायर द फोर्स ऑफ लॉ एंड बिकम बाइंडिंग। जब एक दफ़ा रिकॉग्नाइज होते हैं तो वो फोर्स ऑफ लॉ को गेन कर लेते हैं और वो बाइंडिंग हो जाते हैं। ट्रेड एंड कमर्शियल कस्टम्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर पर्सनल लॉ। उसके बाद सोर्स है वो है सालमन एंड जूरिस्प्रूडेंस रिटन बाय जॉन सालमन। उसके बाद जो कस्टम्स पे क्रिटिसिज्म तनकीद होती हैं वो ये होती हैं कि ये आउटडेटेड होते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं और सोशल प्रोग्रेस को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में हमने वही बताना है जो अब तक पढ़ा है, उसको जामे बताना है, तलखीस करनी है कि ये वो ओल्डेस्ट और फंडामेंटल और नॉन लीगल सोर्स होता है लीगल सिस्टम का, जो सोशल प्रैक्टिसेस से ओरिजिनेट होता है थ्रू कॉन्टीन्यूस एंड रीजनेबल ऑर्डिनेंस सिस्टम। हाँ, कॉन्टीन्यूस और रीजनेबल ऑब्जर्वेंस की वजह से कस्टम को लीगल रिकॉग्नाइजेशन और बाइंडिंग फोर्स हासिल होती है, और कस्टम रिमेन्स indispensable foundation upon which the formal law has developed. Thanks for hearing such a long lecture, such a lengthy lecture. Stay connected. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.